गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर अजय सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन असलियत में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर साल असलियत में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार नीट में पूछे जाते हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है। तो आइए जरा हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे हम हेडिंग लिखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं बात करूं टर्मिनोलॉजी रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है। आपने इससे पहले रिप्रोडक्शन आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, कईयों ने शायद 9th में पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत। तो लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में एक बेसिक जानकारी देते हैं, लेकिन आज हम असलियत में 12th के अंदर इस टॉपिक के बारे में हम काफी डिटेल के बारे में जानेंगे। एक एक टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कई लोग सोचते हैं अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए एक प्रोसेस होता है, तो अपनी स्पीशीज को आगे बनाए रखने के लिए माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता रहता है ताकि एक सर्वाइवेबिलिटी ह्यूमन रेस की बनी रहे। तो इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो रिप्रोडक्शन हम यहाँ लिखेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आ जाता है हमारा इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस। आप लिख भी सकते हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं इट कैन बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस in which living organism produce new generation मतलब पीढ़ी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो न्यू जनरेशन तो प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि रिप्रोड्यूस करना मतलब क्या होता है भाई? यहां पर मैंने जैसे आपको डेफिनेशन बताई है, तो इस डेफिनेशन के अगर हम इसको पढ़ें तो ये कहना चाहता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नई पीढ़ी को जन्म दे रहा है, और वो भी लिविंग है असलियत में और सिमिलर है उससे। तो आगे हम इसके ऐड कर देंगे सिमिलर टू देम। यानी जो पेरेंट्स हैं असलियत में और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। आइडेंटिकल की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ही टोटल सेम नहीं है, उनसे मिलते जुलते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देम। ये हो जाती है हमारी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पूरी की पूरी। अब क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर काफी सारे स्टेप्स वगैरह आते हैं, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि ये आसान होगा हमारे लिए इस चैप्टर को समझने के लिए। तो इसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे आते हैं, तो हम उसके बारे में जरा सा बात करने की कोशिश करते हैं। हम इसको कहेंगे कि रिप्रोडक्शन में आने वाले कुछ इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इवेंट्स को मैं वन लाइन डेफिनेशन से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और इस तरीके से आपको ये चैप्टर जो है आगे समझने में आसानी होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। सबसे पहले तो ये है रिप्रोडक्शन, तो हम यहाँ लिख देते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कर देते हैं इसको, या रिप्रोडक्शन इवेंट्स कर लेते हैं। चलो इवेंट्स, ठीक है। तो आगे सबसे पहले इसमें टर्मिनोलॉजी हमारी क्या आ जाती है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाता हमारा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हमारा होता है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन, अब देखो मैं आपको बताता हूं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे और ओवम जो है असलियत में वो फीमेल में बनेगी। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो गैमेट्स का, उस चीज को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं मेल में तो हो जाएगा असलियत में स्पर्म, और फीमेल में हो जाएगा आपका ओवम या एग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारी आ जाती है
इसी के बाद का इवेंट आता है, मैं अगर इसको ऑर्डर में नंबर 1 बोलूं तो गैमेटोजेनेसिस के बाद आगे क्या आता है? भाई क्या आता है? आप सोचो गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या आता है? इंसेमिनेशन आता है असलियत में। तो इंसेमिनेशन क्या होता है? भाई गैमेट्स तो फॉर्म हो गए हैं, तो हमारा जो सेकंड इवेंट आएगा असलियत में उसका नाम होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, मेल स्पर्म को ट्रांसफर करना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाना, इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो यहां आप सेकंड टर्मिनोलॉजी लिखेंगे यहां पर इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है। तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ sperm of male in female reproductive ट्रैक्ट क्यों यूज किया मैंने यहां पर? देखो क्या होता है, कोई अगर सिस्टम जो होता है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो ट्रैक्ट क्यों बोला है? सिस्टम है, तो ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जो डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स से बना था। ट्यूब्यूल्स यानी डक्ट्स और ट्यूब्यूल, आप डक्ट समझते हैं? डक्ट को अगर मैं बताऊं क्या होता है, डक्ट इस तरीके से डक्ट होती है, या ट्यूब्यूल्स इससे पतली वाली हो जाती है ये चीज। तो डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स से बनने वाला एक सिस्टम असलियत में जो होता है उसको हम ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाने के लिए सेकंड स्टेप हो जाता है हमारा इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन के बाद हमारा जो है थर्ड स्टेप आ जाता है। थर्ड स्टेप होता है अभी गैमेट फॉर्मेशन हो गई गैमेटोजेनेसिस से, उसके बाद में इंसेमिनेशन हो गया, हमने पहुंचा भी दिया। तो हमारे यहाँ जो थर्ड स्टेप आएगा वो होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। तो अगर गैमेट्स हमारे फॉर्म हो चुके हैं तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होने के लिए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बहुत जरूरी है। तो यानी मेल का स्पर्म आएगा और फीमेल की ओवम आएगी, वो आपस में फ्यूज करेंगे। ऐसे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमारा और कौन सा स्टेप रह जाता है? आप सोचो अब क्या हो गया है? अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट हमारा बन चुका है, तो अब क्या होगा? आप बताओ। देखो अगर एक फीमेल की बात करें तो जो प्रेग्नेंट होती है असलियत में फीमेल, वो 9 महीने तक प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा होता है? देखो यहाँ तो जाइगोट बन चुका है, अब जाइगोट के बाद आता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनने के बाद में एक्चुअली फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन चुका है। तो जाइगोट जो बना है अब इसका इम्प्लांटेशन होगा। तो फोर्थ स्टेप हमारा यहाँ आ जाता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस कह सकते हो या फिर कह सकते हो एम्ब्रियो जो है वो यूटेराइन यानी यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज व्हेन एम्ब्रियो gets attached to uterine wall, ऐसे प्रोसेस को हम बोल देते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है सर, इम्प्लांट भी हो गया। तो इसके बाद फिर स्टेप कौन सा आता है? देखो जब एम्ब्रियो बन चुका है, अब हाँ यूट्राइन से यानी गर्भ से असलियत में अटैच हो चुका है, तो हमारे पास आगे फिफ्थ स्टेप क्या बचता है? गेस्टेशन असलियत में, ठीक है। तो गेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, गेस्टेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो हम इस चीज को यहां लिख देते हैं गेस्टेशन, इसको हम लिख देते हैं यहां पर डेवलपमेंट, यानी अब इसका विकास होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है यानी छठा स्टेप होता है, उसका नाम है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? जब बच्चा पैदा हो चुका होने वाला होता है और उसका पूरा विकास हो चुका होता है, तो विकास होने के बाद जो उसका जब डेवलपमेंट होता है तो पार्चुरेशन असलियत में होता है डिलीवरी ऑफ अ बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। तो 6 आएगा इसमें पार्चुरेशन। तो इसका मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। तो कहने का मतलब ये है कि अब बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब ठीक है, अब उसकी मदर की जो है असलियत में डिलीवरी होने जा रही है। तो
ऐसे स्टेप को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ये 6 स्टेप एक प्रोसेस है एक रिप्रोडक्शन असलियत में। तो यहाँ सबसे पहले आपका आ जाता है गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेट हमारे फॉर्म होते हैं। उसके बाद में हमारा इंसेमिनेशन यानी उनका ट्रांसफर होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फिर वहां पर जाकर उनका फ्यूजन होना, वो आते हैं मिलते हैं और फिर एम्ब्रियो बनाते हैं, जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो बनने के बाद फिर गेस्टेशन, उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है और बाद में बच्चा जो होता है वो डिलीवर हो जाता है और इससे एक न्यूबॉर्न जो बेबी है आपने देखा होगा पैदा हो जाता है। तो इस तरीके के कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है सर, आगे हमें समझ में, आगे बताओ। चलो आगे जाने की कोशिश करते हैं। देखो आगे क्या होता है स्पीयर में, ये स्टार्ट कब होता है? ठीक है, ये स्टार्ट होता है सब कुछ प्यूबर्टी से। तो प्यूबर्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि प्यूबर्टी बताओ सब थोड़ी सी। ठीक है, देखो प्यूबर्टी में क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि एक पीरियड है असलियत में लाइफ का जब प्यूबर्टी हैपन होती है। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग क्या है? प्यूबर्टी। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सबको, उम्मीद करता हूं। ठीक है, आगे आते हैं। प्यूबर्टी क्या होता है? एक आपने देखा होगा जैसे कोई 10 साल का बच्चा होता है असलियत में। ठीक है, तो 10 साल का बच्चा जो होता है वो बच्चे जैसे ही दिख रहा होता है, पर आपने देखा होगा वो धीरे धीरे कैसे आदमी में डेवलप होता चला जाता है। अब हम जैसे मैं अगर अपनी बात करूं या आपने देखे होंगे आपके फादर, उनके दाढ़ी मूंछ आती है पर बच्चों के दाढ़ी मूंछ नहीं आती है। और आपने देखा होगा जैसे फीमेल है वो भी बच्ची दिखती है, पर जैसे हो जाते तो वो थोड़ा लेडीज टाइप दिखने लग जाती है। तो इसका मतलब क्या है? तो ये एक प्रोसेस है असलियत के अंदर जहां पर जो आदमी है वो डेवलप हो जाता है। असली मतलब एक जो बच्चा है असलियत है वो कैसे एक आदमी तक पहुंचता है बनने तक, तो उसकी दाढ़ी मूंछ आने लगे थे। कुछ हमारे बॉडी के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस असलियत में जो दौरान शुरू होते हैं वो प्यूबर्टी से ही होते हैं। तो और फीमेल के अंदर भी कुछ बदलाव आते हैं। तो जैसे होते हैं कि पहले एकदम ऐसी अजीब सी आवाज थी, पर जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती है तो उसकी आवाज एकदम ऐसी नहीं होती, एक बहुत पतली फ्रीक्वेंसी वाली एकदम श्रिल सी एक वॉइस होती है, पतली आवाज वाली, और एक आदमी की होती है डीपन वॉइस हो जाती है। आदमी के शोल्डर थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं, आदमी थोड़े मस्कुलर हो जाते हैं, लेडीज में भी थोड़े चेंज आते हैं। तो हम इसके अंदर उसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो प्यूबर्टी क्या है? सो ये प्यूबर्टी असलियत में है, इट इज अ पीरियड, इट इज अ पीरियड, ठीक है, इट इज अ पीरियड इन विच जो ह्यूमन है असलियत में, ह्यूमन इंसान की अगर हम बात करें, वो केपेबल हो रहा है। इट इज द पीरियड इन विच ह्यूमन बिकम starts to become capable लायक हो जाता है, capable of रिप्रोडक्शन, यानी वो रिप्रोडक्शन के। तो एक पीरियड आता है यहाँ पर जहां पर क्या होता है, जो ह्यूमन जो होता है, चाइल्ड है या बच्चा है, वो केपेबल होने लगता है असलियत में रिप्रोडक्शन के लिए। इस दौरान होता क्या है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है असलियत में बच्चों के, वो मैच्योर होने लग जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा रिप्रोडक्टिव organs starts to develop। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। starts to develop, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, वो डेवलप होने लग जाते हैं। इस पीरियड के अंदर क्या होता है, केपेबल हो जाता है असलियत में, जो रिप्रोडक्शन के केपेबल हो जाता है, यानी वो एक नई प्रोजेनी या आगे बच्चे पैदा करने के लिए वो तैयार होने लग जाता है। तो प्यूबर्टी, तो इस चीज को हम कह देते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी होती कैसे है भाई? क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर खूब सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना, वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करने लगते हैं। तो इट हैपेंस, अगला तीसरा पॉइंट क्या आता है, इट हैपेंस, तो यहां आएगा बॉडी स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस hormones which are responsible for development, which
responsible for development, ठीक है, of sexual organs, ठीक है। तो हार्मोन मीडिएटेड है असलियत में। तो बॉडी क्या करती है, वो हार्मोन सिक्रीट करने लग जाती है। अब वो हार्मोन किस तरीके के होते हैं, सबसे पहले हार्मोन की बात कर लेते हैं। कई लोगों को शायद हार्मोन पता नहीं होगा। तो हार्मोन टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है, यहाँ पर एक केमिकल मैसेंजर होता है असलियत में, एक केमिकल मैसेंजर होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होता है और एक पर्टिकुलर साइड पे पहुंच के वहां पर इंटरेक्ट करके एक फंक्शनैलिटी को चालू कर देता है। तो उन चीजों को हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप के हार्मोन होते हैं। अगर हम बात करें मेल की बात करें तो हार्मोन इन मेल, तो टेस्टोस्टेरोन इज responsible for puberty। तो बॉडी क्या करती है असलियत में, प्यूबर्टी के दौरान असलियत में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो टेस्टोस्टेरोन रिस्पांसिबल है और मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में दो टाइप के हार्मोन होते हैं। पहला होता है हमारा एस्ट्रोजन, दूसरा होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन होते हैं हमारे फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो मेल बॉडी के अंदर प्यूबर्टी के दौरान तो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होने लग जाएगा और जो फीमेल बॉडी है वहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों सीक्रेट होने लग जाएंगे। अगर हम बात करें सर, ठीक है, आपने इतना तो बता दिया, क्या प्यूबर्टी की एज, एक्चुअल एज होती क्या है? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। एक्चुअल में एज क्या होती है यहाँ पर, तो एज की अगर हम बात करें तो एज होती है मेल्स के अंदर तो 14 इयर्स होती है और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स की होती है 12 इयर्स। यानी यहां से मेल के अंदर 14 साल का जब वो हो जाएगा तो वो प्यूबर्टी को हिट कर जाएगा और प्यूबर्टी वहां से शुरू हो जाएगी। फीमेल में ये प्यूबर्टी जो है वो 12 इयर्स से शुरू होने लग जाएगी। तो यहां तक हमने ये समझने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूं आपको यहां से समझ में आएगा। अब हम जो हैं एक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंस पढ़ेंगे कि मेल के अंदर क्या बदलाव आते हैं और फीमेल के अंदर क्या बदलाव आते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक टेक्नोलॉजी यूज करती है एनसीईआरटी। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब ये है कि ठीक है चलो डेवलपमेंट तो हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो तो हो ही रहा है, पर इसके अलावा क्या देखने को मिलता है। तो अब हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ऐसे कैरेक्टर्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, जो इसके साथ हो गए। तो ये मैं बात करने जा रहा हूं और इसके बाद हम डिफरेंस पढ़ेंगे असलियत में कि मेल में और फीमेल में क्या फर्क आता है। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। चलो याद रख देता हूं मैं मेल और यहां पे लिख देता हूं फीमेल। आप अभी एक डिफरेंस जान के बैठे हैं असलियत में कि मेल में क्या आएगा और फीमेल में क्या आएगा। तो हार्मोन की अगर हम बात करें तो हार्मोन होता है यहां पर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। वापस लिख देता हूं टेस्टोस्टेरोन। फीमेल की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आ जाता है यहां पर कौन से हार्मोन होते हैं। एक तो होता है हमारा एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की बात है, ठीक है। और क्या होता है भाई, अगर आदमी की बात करें तो आदमियों के चेहरे पे फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, फेशियल हेयर्स। तो फेशियल हेयर्स आर सीन, तो यहां आ जाएगा असलियत में फेशियल हेयर्स स्टार्ट्स टू सी, मतलब फेशियल हेयर्स कैन बी सीन कर लेते हैं इजी भाषा के लिए। फेशियल हेयर्स आर सीन, फेशियल हेयर्स एंड प्यूबिक हेयर्स कर लेते हैं। प्यूबिक हेयर का मतलब क्या होता है भाई, देखो क्या होता है, जैसे दाढ़ी आपने देखी होगी तो बहुत ही थोड़े से मजबूत बाल होते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी से। तो क्या होता है प्यूबिक हेयर क्या होता है। प्यूबिक हेयर अगर कोई पूछे मुझसे तो क्या होता है,
देखो एक तो फेशियल हो गए, मुस्टाच आ गई, बियर्ड आ गई, दाढ़ी आ गई। प्यूबिक हेयर होते हैं हमारी कमर से नीचे और थोड़ा घुटनों से ऊपर, अगर कहीं वहां देखने को मिले तो वो प्यूबिक हेयर है असलियत में, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो और प्यूबिक हेयर के साथ में यहाँ पर हमें अंडर आर्मपिट्स में भी मिलेंगे, तो यहाँ पे एक साथ देख देता हूँ इस चीज को, फेशियल हेयर, प्यूबिक एंड अंडर आर्म, ये आर्मपिट कर लेते हैं इसको, आर्मपिट hairs are seen। सेम चीज यहां पर भी होगी, ठीक है, सेम चीज यहां पर होगी, तो याद रख लेते हैं। पर फेशियल हेयर नहीं होगी, सिर्फ आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर होगा। तो आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर आर प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या देखने को मिलता है, जो आदमियों की वॉइस होती है वो थोड़ी सी डीपन्स हो जाती है, और जो लड़कियों की वॉइस होती है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो यार जो वॉइस है असलियत में वॉइस डीपन्स, वॉइस जो होती है वो भारी हो जाती है, लेकिन अगर फेमिनाइन की हम वॉइस की बात करें तो वो थोड़ी सी पतली होती है असलियत में, पतली, ऐसा लगता है ना जैसे होता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस होती है, मतलब एकदम पतली सी आवाज होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ ये लिख देते हैं श्रिल वॉइस, या फिर कह सकते हैं फेमिनाइन वॉइस कह सकते हैं, या श्रिल वॉइस कह सकते हैं। तो श्रिल वॉइस डेवलप्स, श्रिल वॉइस डेवलप हो जाती है। दूसरी चीज मस्कुलर बॉडी हो जाती है, मस्कुलर बॉडी होने लग जाती है, तो वॉइस डीपन्स एंड मस्कुलर बिल्डअप होने लग जाते हैं, मस्कुलर होने लग जाती है, एंड बॉडी बिकम मस्कुलर, ठीक है। जो फेमिनिन बॉडी है, आपने देखा हो, कभी नोटिस किया हो आपने, तो क्या होता है, फेमिनिन बॉडी एक जैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा जो टॉर्सो होता है असलियत में, थाइज होते हैं, फैट डिपोजिशन चालू हो जाता है असलियत में। तो जो फैट डिपोजिशन एट वेरियस साइड्स होने लग जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो फेमिनिन बॉडी एक अलग टाइप की बॉडी होती है। आप देखो आदमी अलग सा दिख जाता है, मस्कुलर सा, लेकिन एक फेमिनिन बॉडी वैसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी बॉडी में फैट डिपोजिशन जो है असलियत में वो लोकलाइज्ड एरिया में होने की वजह से, लोकलाइज्ड एरिया होने की वजह से उनकी बॉडी अपना शेप ले लेती है और आदमी अपना शेप ले लेते हैं। तो श्रिल वॉइस होने से भी, और यहां हम लिख देते हैं फेमिनाइन बॉडी डेवलप्स, ठीक है। आगे क्या आता है, अब क्या होता है, ये तो चलो ये वाली बात हो गई है, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैमेटोजेनेसिस बिगिंस। तो गैमेटोजेनेसिस जो होता है, अब वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं गैमेट मेल के अंदर, सेम चीज फीमेल में भी देखने को मिलेगी। दूसरी चीज क्या होती है, फीमेल्स के अंदर असलियत में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स टू बिगिन, या गैमेटोजेनेसिस। तो यहां आप लिख देते हैं गैमेटोजेनेसिस विद एंड, या इसको विद नहीं एंड कराते हैं, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल या periods start to begin, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना? तो ये प्यूबर्टी के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं असलियत में, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा असलियत में, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो असलियत में होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज जो हमारा पूरा लेक्चर है वो उसी के बारे में होगा और उसी बारे में निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और एक बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम एक्चुअली क्या है, हमारे होंगे अब 3, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात अगर हम करें, देखो मैं इसके अंदर आपको लिखाऊंगा कम, पर आपको समझने वाला पार्ट ज्यादा है, तो आप डायग्राम के जरिए ही अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। तो टॉपिक होगा हमारा अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ठीक है, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बनाएंगे यहाँ पर 3 डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक डायग्राम, तो वो कुछ इस प्रकार है, आप देखिए। कुछ इस तरीके से ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे चलो आओ समझने की अब कोशिश करते हैं। मैंने इसके अंदर यहाँ पर 3-4 चीजें बनाई हुई हैं, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई है इसके अंदर में, जैसे मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस एक ऑर्गन होता है, ठीक है, जो एक सैक के अंदर पड़ी रहती है, जिसका नाम होता है स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर ये प्रेजेंट रहती है और यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट रहती है, और ये जो हमारा होता है असलियत में वो होता है पेनिस, और ये होता है हमारा, अब मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको बोल देते हैं हम रेक्टम। रेक्टम ये हो जाती है हमारी टेस्टिस इन मेल। टेस्टिस अगर ये मेल है तो, जो कि है ही, ठीक है। और दूसरी चीज ये हो जाती है, हमारा हो जाता है पेनिस। दूसरी चीज ये है हमारा यूरेथ्रल मीएटस, ये हो जाता है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब जहां से पेशाब आता है हमारा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा रेक्टम, जहां से लैट्रिन आती है, ठीक है। ये चीज हो जाती है हमारी, ये जो डक्ट जा रही है इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। ये हो जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये हो जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि ये जो हमारे पास ये जो ग्लैंड है असलियत में, ये होता है हमारा सेमाइनल वेसिकल, वेसाइकल, ठीक है। फिर ये जो हमारा जो ग्लैंड है और ये जो डक्ट, जो अब देखो वास्ट डिफरेंस आप देख सकते हैं, वास्ट डिफरेंस जाके इस वाली डक्ट के साथ में फ्यूज हो रही है असलियत में, सेमाइनल वेसिकल के साथ में, देख पा रहे हैं आप। तो ये जो डक्ट फ्यूज होती है, इस डक्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो फॉर्मेशन है इसको इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं, जो आगे जाके फ्यूज हो जाती है यूरेथ्रा के साथ में। तो यूरेथ्रा को यूरेथ्रल डक्ट भी बोल सकते हैं। तो यूरेथ्रल डक्ट के साथ में या यूरेथ्रा के साथ में कंबाइन हो जाती है, तो ऐसे डक्ट को यहाँ पर मैं अलग कलर से मेंशन करता हूँ। इस चीज को बोल देते हैं यहाँ पर इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी चीज आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये ब्लैडर हो गया आपका, ये यूरेथ्रल मीएटस हो गया, ठीक है। और क्या रह गया इसके अंदर, हाँ सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है इसलिए तो मैंने ब्लू कलर से बनाई हुई है, इस ग्लैंड को बोलते हैं हम प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इस ग्लैंड को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम समझ में आया होगा। अब अगर हम जूम करके देखें, हम टेस्टिस की बात करें, जहां पर हमारा मेन जो गैमेटोजेनेसिस होता है, तो गैमेटोजेनेसिस हमारा जो होता है मेल के अंदर, अगर मेल पढ़ रहे तो मेल का गैमेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस में होता है। अगर हम टेस्टिस को जूम करके देखें और इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन निकालने की कोशिश करें तो आपको टेस्टिस का डायग्राम भी यहां पर समझ में आएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो आप, ये मैंने एक टेस्टिस का डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ठीक है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और लेयर होती है यहां पर, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो होते हैं असलियत में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम यहां मेंशन कर देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये गैमेटोजेनेसिस या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो वो कहां होता है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। अब क्या होता है, यहां से असलियत में ये डक्ट निकलता है यूं करके, ऐसे करके, हर जगह से निकलेगा यूं करके, इस तरीके से यूं। ये सारे डक्ट जाते हैं और जाके कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। कंबाइन हो जाते हैं एक जगह पर, वो एक जगह होती है हमारी इस तरीके से, समझ लो ये एक असलियत में वेसल्स का असलियत में गुच्छा है, यानी जो डक्ट्स हैं असलियत में वो सारी की सारी यहां जाके मूव करने लग जाती हैं, इस तरीके से इनमें चली जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो डक्ट है असलियत में, ये डक्ट सारे इसके अंदर चली जाती है और इस पार्ट को हम बोल देते हैं रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस, ठीक है। तो रेटेटेस्टिस से होते हुए यहां पर, अब मैं इस चीज को अलग कलर से मेंशन करता हूं, ब्लू कलर से समझाने की कोशिश करता हूं इस तरीके से। तो क्या होता है, यू, ठीक है। और यहां से उसके बाद में इस तरीके से ये यूं निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। तो अब क्या है आपको इससे समझ में, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में ये जो डक्ट्स हैं इनके निकल करके रेटेटेस्टिस बना लेते हैं। ये रेटेटेस्टिस से यहां पर जाता है और ये ब्लू कलर का जो जिगजैग बनाया हुआ है, इस ब्लू कलर की चीज को हम बोल देते हैं यहां पर वासा एफरेंशिया, एफरेंशिया। तो वासा एफरेंशिया बोल देते हैं इस चीज को। जो ये रेड कलर से मैंने चीज बनाई हुई है, ये हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स। तो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। तो जो हमारे जो ब्लू ब्लू असलियत हमने बनाया है, आगे जाके वासा एफरेंशिया जो होता है ये जाके फ्यूज हो जाता है किसके साथ में, एपिडिडाइमिस के साथ में। तो यहां मैं इस चीज को लिख देता हूं एपिडिडाइमस, ठीक है। एपिडिडाइमस के साथ ये हो जाता है फ्यूज और ये जिगजैग जो मैंने आपको बनाया है वेवी सा नेचर दिया है, ये एपिडिडाइमस होता है और आगे जाके ये बना देता है यहां पर वास डिफरेंस बना देता है। अब ये वास डिफरेंस है, मैंने इसी डायग्राम के अंदर बनाया है। ये जो वास डिफरेंस है इस तरीके से निकलता है और ये जाके असलियत में फ्यूज हो जाता है यहां पर किसके साथ में, यूरिथ्रल डक्ट, इजैक्युलेटरी डक्ट के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसमें सेमाइनल वेसिकल
जो है यहाँ से सिक्रीशन करता है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये यहाँ से सिक्रीशन होकर यूरेथ्रा से निकल जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर ग्लैंड में मिस कर गया, इस चीज को यहाँ पर मैं मेंशन कर देता, ये हो जाता है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब क्या होता है आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहां पर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या होता है आपने ये चीज देखी, ये चीज को एक और मेंशन करो, ये सेमिनल वेसिकल है और इस एक पार्ट को बोल देते हैं हम लोब्यूल, लोब्यूल बोलते हैं इस चीज को, हमारी एनसीईआरटी इस चीज को लोब्यूल बोलती है। ठीक है ना, और इस कवरिंग को यहां पर हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक टेस्टिस का डायग्राम है, हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन जो है वो निकालने की कोशिश की है और इसमें एक लोब्यूल है, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उनसे निकलती हैं कुछ डक्ट जो फॉर्म करती है जो एक कॉम्प्लेक्स नर्व्स का एक बंडल है उसको फॉर्म कर देती है रेटिटेस्टिस, फिर रेटिटेस्टिस से जाकर के ये आगे जाके फ्यूज हो जाते हैं वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया फिर बाद में जाकर के इस तरीके से नीचे जा रहा है और ये बन जाते हैं ये जो बेबी नेचर मैंने आपको बताया ब्लू ब्लू कलर का, ये है एपिडिडाइमिस और फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस आगे जाके बन जाता है हमारा वास डिफरेंस। फिर इस डायग्राम के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें, वास डिफरेंस जो है वो फ्यूज हो जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट के साथ में और सेमाइनल वेसिकल जो है उनका जो सिक्रीशन है वो यहां जाके सिक्रीट हो जाता है, वास डिफरेंस यहां पर फ्यूज होने के बाद ये हमारे यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीडियस के साथ में आ जाता है। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम एक और ट्रांसफर सेक्शन निकालने की कोशिश करें कि भाई सर हमें आप ये भी समझाओ कि आगे जाके जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है असलियत में वो किस तरीके का होता है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम और समझाऊं तो आप देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायग्राम असलियत में, तो ये डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है असलियत में वो कुछ इस प्रकार का होगा, ध्यान से देखना, इस तरीके से। डायग्राम थोड़ा सा अजीब हो सकता है पर समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूं। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बना के दे रहा हूं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है लेक्चर फिक्स होते हैं हमारे और उसके अंदर हमें काम करना पड़ता है सारा का सारा, तो समझाना भी जरूरी है, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि डायग्राम की खूबसूरती। ठीक है, ठीक है, अब आप देखो जो एक लोब्यूल के अंदर असलियत है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस तरीके की स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि ये अकेली चीज प्रेजेंट रहती है, ऐसे खूब सारे हैं, जैसे यहां पर एक हो गया, यहां पर एक हो गया। ठीक है, यहां पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट रहती है इस तरीके की, मैंने इनको ऐसे मार्क कर दिया है, ये देखो न्यूक्लियस बना दिया। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, दो टाइप के सेल हमारी एनसीईआरटी बताने की कोशिश करती है। सबसे पहला इसमें से ये आ जाता है हमारा सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। दूसरा ये सेल के बारे में बताने की कोशिश करती है, इसका नाम है हमारा लेडिक सेल, लेडिक सेल। क्या होता है जो सर्टोली सेल होते हैं असलियत में यहां पर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, और ये जो है हमारे सेल्स जो प्रेजेंट है ये होते हैं स्पर्मेटोगोनियम। आगे हम गैमेटोजेनेसिस के अंदर और पढ़ेंगे, तो जो स्पर्मेटोगोनियम है वो यहां से असलियत जाते हैं और यहां से जाके बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद स्पर्मेटेड, फिर स्पर्मेटोजोआ। तो यहां पर अगर देखा जाए ना तो यहां कुछ हमारे स्पर्म्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं इस तरीके से, जिनका डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, ऐसे एक नहीं दो दो तीन तीन भी हो सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया, तो ये हो जाते हैं आपके स्पर्म हो जाते हैं, फाइनल जो फॉर्म होता है स्पर्म का वो यहीं पर फॉर्म होता है। तो ये हमारे स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और ये होते हैं सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल का अगर आप फंक्शन जानना चाहते हैं तो ये एक नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इन सेल्स को, इन सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो स्पर्म तक का अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सके। जो ये लेयर मैंने बाहर की तरफ बनाई है इसको हम बोल देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन का क्या होता है भाई, सर्टोली सेल अपनी तरफ से न्यूट्रिशन थोड़ी ना प्रोवाइड करेंगे, उनको भी कहीं से आएगा, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जरिए न्यूट्रिशन लेते हैं और ये इन सेल्स को प्रोवाइड करते हैं और उससे इनका जो है आगे डेवलपमेंट होता है। ये क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। आप देखो इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल टिश्यू भी हम इसे बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियल टिश्यू में प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल स्पेस और स्पेस में प्रेजेंट होता है लेडिक सेल। सो दैट इज व्हाई लेडिक सेल्स आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। तो यहां मैं इसका दूसरा नाम लिख देता हूं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं इन्हें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने को तात्पर्य आपको समझाने का सिर्फ सर्टोली सेल है, लेडिक सेल है, इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में बताना है, ये कहां प्रेजेंट होता है आपका, ये आपका सेमिनिफेरस ट्रिब्यूट के अंदर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस का मैंने आपको ट्रांसफर सेक्शन बताया, फिर मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता चुका हूं। तो आगे हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर हमारा जो है स्टेज कंप्लीट हो जाता है। हाँ, एक और चीज बच रही है हमारी, देखो खूब सारे ग्लैंड्स और डक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब मेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मेल तो हम भी हैं। क्या होता है, जैसे वास डिफरेंस, वासा एफरेंशिया हो गया, यहाँ पर यूरेथ्रा हो गया, और यहाँ पर ये जो है हमारी ग्लैंड्स है, तो इनको एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स भी कहते हैं। तो वो जो डक्ट्स है असली में वास डिफरेंस, वासा एफरेंशिया हो गया, और ये सब जो है ये एसेसरी डक्ट्स कहलाती है सिस्टम की। और जो ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, और क्या है हमारा सेमिनल वेसिकल हो गया। तो ये जो ग्लैंड होती हैं, ये ग्लैंड एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं जो प्रोवाइड करती है, एक मीडियम प्रोवाइड करती है, और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे फ्लूइड को असलियत में बोलते हैं जो डिस्चार्ज होगा यहाँ से और यहाँ पर आएगा, तो ऐसे फ्लूइड को सेमाइनल प्लाज्मा भी कहते हैं, जिसके अंदर स्पर्म जो होता है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, और न्यूट्रिशन के साथ साथ यहाँ पर उसको मोटिलिटी के लिए एक मीडियम भी प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर अगर मैं छोटा सा मेंशन करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख देता सेमाइनल, सो सिक्रीशन फ्रॉम, तो यहां अगर मैं मेंशन करना चाहूं सिक्रीशन, एक लाइन लिख देता हूं यहां पर, सिक्रीशन फ्रॉम एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। इसका फंक्शन क्या होगा, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन और मोटिलिटी का एक मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो मैं इसको दूसरे कलर में लिख देता हूं कि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मीडियम फॉर स्पर्म मोटिलिटी। तो स्पर्म को जो मोटाइल है असलियत में उसको मीडियम भी तो चाहिए, वो कहीं तैरने के लिए समुद्र तो चाहिए ना, वो समुद्र ये प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो एसेसरी ग्लैंड्स ही असलियत में जो है वो सिक्रीट करते हैं, तो सेमाइनल प्लाज्मा उसे हम बोलते हैं, और वो ये उसका फंक्शन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यहां पर हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है असलियत में वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, तो ये हमने यहां पर पूरा इसको कंप्लीट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।